इकोनॉमिक टाइम्स की 25 जुलाई की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक जून 2026 में अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ अरुण बंसल ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में दो लाइंस नोटिस करने वाली थी। पहली कि अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स खुद को नेक्स्ट जनरेशन एयरलाइंस के डेवलपमेंट के लिहाज से यूनिकली पोजीशन बताता है। दूसरी लाइन में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक क्लॉज, एक शर्त हटाने की गुजारिश की गई और जिस शर्त को हटाने की बात हो रही है वो आज से 20 साल पहले लगाई गई थी। साल 2006 में भारत सरकार ने दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट्स प्राइवेट कंपनीज को चलाने के लिए दिए थे। मनमोहन सिंह सरकार में यह फैसला हुआ था। उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसमें एक शर्त डाली गई कि जो भी कंपनी इन दो एयरपोर्ट्स को चलाएगी वो किसी भी शेड्यूल्ड एयरलाइन में 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं रख सकती। शेड्यूल्ड एयरलाइन मतलब जो नॉर्मल कमर्शियल एयरलाइंस होती हैं जिसका टिकट खरीद के आप जा सकते हो। अब ये शर्त क्यों डाली गई थी ये समझना ज़रूरी है क्योंकि पूरी कहानी इसी एक सवाल पर टिकी है। सोचिए कि एयरपोर्ट क्या होता है। एयरपोर्ट एक दुकान नहीं है, वो एक मार्केट है और उस मार्केट में जो कस्टमर है वो है एयरलाइंस। हर एयरलाइन एयरपोर्ट को पैसा देती है जो यूज़र फ़ी है, प्लेन लैंड करने का पैसा, उसको पार्क करने का पैसा है ना, जो एटीसी सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो कम्युनिकेशन उसका पैसा। इससे भी बड़ी बात ये कि हर एयरलाइन को एयरपोर्ट से एक चीज़ चाहिए जो पैसे में जिसकी कीमत नहीं तौली जा सकती, स्लॉट। स्लॉट का मतलब है वो टाइम जिस पर किसी एयरलाइन का प्लेन उतर सकता है या टेक ऑफ कर सकता है। अब ये एक बहुत सिंपल बात है कि मंडे मॉर्निंग लोग काम की जगह पर आना चाहेंगे और शुक्रवार की शाम वापस लौटना चाहेंगे, लेकिन कुछ केसेस में स्लॉट ज़्यादा टेढ़ी खीर होते हैं। आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल है, 4 रनवे हैं उनके पास और एयरपोर्ट एक साथ 3 फ्लाइट्स को टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए क्लियर कर सकता है और टेक्निकली उनके लिए ये भी पॉसिबल है कि वो चारों ही रनवेज को एक साथ एक ही इंस्टेंट पर ऑपरेट करें। 4 उतर सकते हैं, 4 टेक ऑफ कर सकते हैं। टेक्निकली पॉसिबल है, जनरली वो इसको करते नहीं हैं क्योंकि वहाँ एक रनवे एक एंगल पे है, लेकिन 2-3 एक साथ करते हैं। अब यहाँ पर 3 टर्मिनल्स है आईजीआई में जो अपने आप में फुल फ्लेजेड एयरपोर्ट्स की तरह हैं जो बाकी जगह होते हैं। तो दिल्ली की जो कैपेसिटी है आईजीआई की वो बहुत तगड़ी है। फिर भी चूंकि दिल्ली है तो स्लॉट की थोड़ी मारामारी आप समझ सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी आना है वहाँ पे ज़्यादातर को और डोमेस्टिक तो है ही। लेकिन दिल्ली से जो सबसे मलाईदार डोमेस्टिक रूट है वो कौन सा है? दिल्ली मुंबई। सीट ऑफ पावर से सीट ऑफ कैपिटल के बीच में आना और जाना। मुंबई में भी 2 टर्मिनल्स हैं और वहाँ भी 2 रनवे हैं, लेकिन वहाँ रनवे एक दूसरे को करते हैं क्रॉस। तो इफेक्टिवली मुंबई में एक बार में एक ही रनवे काम आ जाता है। मैं नवी मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मुंबई का एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे। ऐसे में मुंबई का जो स्लॉट है वो बेशकीमती है, खासकर वो जब फ्लाइट्स भरकर चलती हैं ना, सुबह 6 से 7 वाला, ताकि लोग लैंड करके ऑफिस जा सकें। इस दौरान बिजनेस क्लास फ्लाइट्स बोर्ड करता है जो पैसा खर्च कर देता है क्योंकि उनको वैसे भी कंपनी से रिम्बर्स होना है और वो बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो वो पैसा खर्च कर देंगे। इतना ही नहीं, मुंबई के स्लॉट्स के चलते दिल्ली के और बाकी एयरपोर्ट्स के स्लॉट भी डिसाइड होते हैं। अब जो ये स्लॉट डिसाइड करता है वो इसका फैसला भी लेता है कि कौन सी एयरलाइन कितना कमा पाएगी और इन्हीं स्लॉट्स को डिसाइड करने में एयरपोर्ट ऑपरेटर का भी रोल होता है क्योंकि लॉजिस्टिक्स उनके पास हैं। वही तो बताएंगे कि उनके पास जगह है या नहीं एयरक्राफ्ट को लैंड करने की, उसको पार्क करने के लिए एरोब्रिज कितने हैं। अब आप जोड़ कर देखिए, अगर एयरपोर्ट चलाने वाली ही कंपनी की अपनी एयरलाइन हो तो आप गेस कर सकते हैं क्या होगा। एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी अपनी ही सर्विस की कस्टमर भी बन जाएगी और ऐसे में बाकी कंपनीज को डर रहेगा कि कंपनी अपने जहाज़ों को, अपने एयरलाइन के जहाज़ों को बढ़िया स्लॉट देगी और हमें सुबह 3:14 का जब कोई जाना नहीं चाहता है। 2006 में जब एयरपोर्ट्स दिए जा रहे थे प्राइवेट पार्टीज़ को तो यही डर था, इसलिए वो 10% वाली शर्त तभी लिख दी गई थी। और अब यानी 20 साल बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर सरकार से कह रहा है कि इस शर्त को आप हटा दीजिए। लेकिन कहानी अगर इतनी सीधी होती तो इतनी दिलचस्प नहीं होती, क्योंकि इसी जुलाई महीने में सिर्फ 3 दिन के अंतर 3 अलग अलग बातें सामने आई हैं और तीनों एक दूसरे से मैच नहीं हो रही। 23 जुलाई को रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि अडानी एक नई एयरलाइन शुरू करने पर विचार कर रहा है। 24 जुलाई को अडानी एंटरप्राइजेस ने स्टॉक एक्सचेंज को ऑफिशियली बताया कि सारी खबरें पूरी तरह बेबुनियाद हैं और कंपनी एयरलाइन बिजनेस में उतरने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। 25 जुलाई को वो चिट्ठी सामने आ जाती है, उस पर खबरें हो जाती हैं जिससे हमने कहानी शुरू की थी। जून में लिखी हुई वो चिट्ठी थी, एक सरकारी संस्था को भेजी गई थी और उसमें साफ लिखा था
कि 10% वाली शर्त हटाई जाए। इससे भी पहले दिसंबर 2025 में खुद अडानी परिवार के एक सदस्य ने रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके ग्रुप की एयरलाइन बिजनेस में कोई दिलचस्पी अभी नहीं है। उनका तर्क ये था कि एयरलाइन का धंधा कम मुनाफे वाला है, मार्जिन बड़ी थिन होती है और उनके ग्रुप का मिजाज ही उस तरह का नहीं है, वो दूसरे गेम में है। तो 7 महीने में 4 अलग अलग बातें आ रही हैं। अब सवाल ये है कि अगर दिलचस्पी नहीं थी तो जून में चिट्ठी क्यों लिखी गई, अगर मीडिया रिपोर्ट सही हैं तो। अगर चिट्ठी लिखी गई थी तो जुलाई में इनकार क्यों किया गया। अब इनकार और चिट्ठी दोनों एक साथ सच कैसे हो सकते हैं। देश की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन के मालिक ने इस पूरे मामले को अपनी कंपनी की एक सार्वजनिक बैठक में क्यों उठाया। और सबसे बड़ा सवाल जो आपसे और हमसे जुड़ा है कि अगर ये शर्त सचमुच हट जाती है तो एयरलाइन सेक्टर को कैसे बदलावों को देखना पड़ेगा, हम पर क्या असर पड़ेगा, क्या अडानी ग्रुप आगे चलकर एयरप्लेन भी उड़ाएगा। इन तमाम सवालों को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस वीडियो में। पहले आप ये समझिए कि अडानी ग्रुप एविएशन में है कहाँ, एग्जैक्टली वो क्या करते हैं। एयरलाइन से लोग नहीं ऑपरेट करते हैं, एयरपोर्ट्स ऑपरेट करते हैं और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट जो प्राइवेट पार्टीज़ को दिए गए चलाने के लिए वो अडानी के पास है। 8 एयरपोर्ट्स, इनमें मुंबई का जो पुराना एयरपोर्ट है वो भी है, नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट बना है वो भी है, उन्होंने उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया है उसके डेवलपमेंट में, जो दिसंबर 2025 में खुला था। इन 2 के अलावा बाकी 6 एयरपोर्ट हैं, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, मंगलौर और त्रिवेंद्रम। ये कैसे हुआ। 2019 में सरकार ने 6 सरकारी एयरपोर्ट्स को प्राइवेट हाथों में देने के लिए बोली लगवाई थी और अडानी ग्रुप ने 6 के 6 जीत लिए थे। फिर 2021 में इस ग्रुप ने मुंबई एयरपोर्ट को जीवीके से खरीदा। कैसे खरीदा वो एक बिल्कुल ही दूसरी स्टोरी है, उसको लेकर बहुत दूसरी तरह की बातें भी हो रही, हम यहाँ उसको स्किप कर रहे हैं। तो सिर्फ 2 साल में अडानी जीरो से शुरू करता है इस बिजनेस की और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन जाता है। इस गेम में पहले का बड़ा और आज दूसरा बड़ा खिलाड़ी है जीएमआर ग्रुप, साउथ का है, जो दिल्ली का एयरपोर्ट चलाता है। आईजीआई इनके पास है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट यही है। इनके पास 4 और एयरपोर्ट्स हैं बड़े में, हैदराबाद है, नागपुर है, गोवा में जो नया एयरपोर्ट बना है मोपा में, वो भी इनके पास है। अब आप ध्यान दीजिए, जो 10% वाली शर्त है वो ख़ास तौर पर दिल्ली और मुंबई को ध्यान में रख के लागू की गई थी, वहाँ के एयरपोर्ट ऑपरेटर्स पर लागू होती है। यानी अगर ये शर्त हटती है तो उसका फ़ायदा 2 कंपनीज़ को हो सकता है, अडानी को और जीएमआर को। लेकिन अब तक जितनी एक्टिविटी हुई है उसका हिंट यही है कि इस मामले में एक ही पार्टी इंटरेस्टेड दिख रही। द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के लिए प्रिंस एन थॉमस ने, संपादक हैं वहाँ के, उन्होंने 24 जुलाई को अपने रिपोर्ट में लिखा कि इंडस्ट्री के कई सीनियर अधिकारियों से बातचीत के बाद जो तस्वीर बनती है वो ये है कि एयरलाइन का मालिक बनने का विचार अडानी ग्रुप टटोल रहा है, जीएमआर नहीं। अब ये सब अभी ही क्यों हो रहा है। इसकी जड़ में इंडियन एविएशन सेक्टर की एक बेसिक दिक्कत है, जिसे अंग्रेजी में हम डुओपोली कहते हैं। यानी वो हालत जहां किसी बाजार पर सिर्फ 2 ही कंपनियों का राज हो जाता है। मोनोपोली का एक भाई है या बहन कह लीजिए आप, डुओपोली। मोनोपोली में एक कंपनी की चलती है, डुओपोली में 2 कंपनियों की चल रही है। भारत का जो एविएशन मार्केट है दुनिया का 4था सबसे बड़ा मार्केट है और इस पूरे मार्केट में आज 90% फ्लाइट्स जो हो रही हैं वो सिर्फ 2 कंपनीज ऑपरेट करती हैं, इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप, जिसका प्रमोटर अब टाटा है। द मॉर्निंग कंटेक्स्ट की 24 जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2026 में इंडिगो का जो घरेलू मार्केट शेयर था 66.3% था। एयर इंडिया का, जिसमें उसकी जो एक बजट कैरियर है एयर इंडिया एक्सप्रेस, उसका हिस्सा घटकर 23.9% रह गया, जो कि 1 साल पहले 27.1% था। यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। पिछले 15 साल में भारत की एयरलाइंस एक एक करके बंद हुई। किंगफिशर बंद हुई, जेट एयरवेज दिवालिया हुई, गो फर्स्ट दिवालिया हुई। टाटा ने अपने अलग अलग एयरलाइंस विस्तारा और एयर एशिया को एयर इंडिया में मिला दिया। यानी जो कंपनियां पहले अलग अलग थीं वो एक हो गई या कुछ बंद हो गई। बाजार में ऑप्शंस घट गए। आज की डेट में इंडियन मार्केट में आकाशा और स्पाइस भी है, बट हमारा जो मार्केट है प्रैक्टिकली एक डुओपोली है। इस डुओपोली का अंजाम दिसंबर 2025 में हम सब ने देखा है, जब इंडिगो की कई फ्लाइट्स रद्द हुई और एक तरह से एविएशन मार्केट ही पैरालाइज हो गया, लोग परेशान हुए। इससे कुछ महीने पहले यानी 2025 में अहमदाबाद में एयर इंडिया का वो ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ था जिसमें 260 लोगों की जान गई। उस हादसे के बाद से एयर इंडिया लगातार जांच और निगरानी के दायरे में है, ओवरसाइट पर खूब ध्यान दिया जा रहा है। तो बहुत कम अंतराल में हमने ये देख लिया कि एक बड़ी एयरलाइन सेफ्टी से जुड़े सवालों से जूझ रही है और दूसरी बड़ी एयरलाइन इतनी बड़ी हो गई है, वो टू बिग टू फेल वाली चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि अगर इस कंपनी के साथ में कुछ होता है तो आपका पूरा मार्केट ही पैरालाइज कर जाता है। बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों को असुविधा होती है।
तो दोनों कंपनियों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। इस सब के बीच में इंडिया में हवाई यात्रा की मांग लगातार बढ़ती जाती है और ये सारी बातें अभी जो आप हलचल देख रहे हैं उसका बैकग्राउंड बनती है। हुआ क्या है, हमने आपको शुरुआत में बताया भी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जून में अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स की तरफ से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, एएआई को, एक चिट्ठी भेजी गई जिसमें दो चीज़ों का जिक्र था। पहली, मुंबई एयरपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट में जो 10% वाली शर्त है उसमें छूट दी जाए। दूसरी कि आगे जो भी नए एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बने उसमें इस तरह की शर्त रखी ही नहीं जाए। चिट्ठी में ग्रुप का तर्क ये था कि एक नई एयरलाइन टियर 2 और टियर 3 शहरों तक हवाई संपर्क को बेहतर कर सकती है। अब जैसे ही ये चिट्ठी मीडिया में आई, सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि अडानी ग्रुप जो अभी कई एयरपोर्ट्स को चला रहा है, क्या वो खुद की एयरलाइन भी लेके आ जाएगा? ये तमाम बातें अभी थेरी हैं क्योंकि नियमों में बदलाव अभी नहीं हुआ, ये एक स्पेकुलेशन चल रहा है। सबसे बड़ी कानूनी अड़चन ये है कि 10% वाली शर्त 2006 के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। इकोनॉमिक टाइम्स की उस रिपोर्ट में अडानी के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से ये भी कहा गया है कि अभी कोई कॉन्क्रीट डिसीजन हुआ नहीं है और ग्रुप के भीतर किसी एयरलाइन को खरीदने को लेकर बातचीत चल भी नहीं रही है। हालांकि जून में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखी चिट्ठी में अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने खुद ये पेशकश भी की है कि वो हितों के टकराव को रोकने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आ जाए, उसके लिए इंतजाम करने को तैयार है। रिंग फेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। रिंग फेंसिंग क्या होता है कि एक बिजनेस और दूसरे बिजनेस के बीच में एक तरह से वॉल खड़ी करना। एयरपोर्ट वाला हिस्सा अलग होगा, एयरलाइन वाला हिस्सा अलग होगा, दोनों के बीच इंफॉर्मेशन पास नहीं होगी, ना ही लोग मूव करेंगे कि यहाँ का मैनेजर वहाँ चला गया। ये अडानी ग्रुप ने कहा है, लेकिन अब उस बयान पर आते हैं जिसने इस पूरी कहानी को उलझाया। 24 जुलाई 2026 को, फ्राइडे को, अडानी इंटरप्राइजेस ने स्टॉक एक्सचेंज को एक एक्सचेंज फाइलिंग भेजी, यानी वो डॉक्यूमेंट जो किसी लिस्टेड कंपनी को कानूनन शेयर बाजार के सामने रखना पड़ता है और आप इसमें गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, कार्रवाई हो सकती है कि आपने मार्केट को गलत सूचना दी। उस फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि हाल की मीडिया रिपोर्ट्स और बाजारों की अटकलों का कंपनी खंडन करती है और अडानी एंटरप्राइजेस एयरलाइन शुरू करने की योजना अभी नहीं बना रही है। ये रिपोर्ट्स पूरी तरह निराधार है और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। अडानी एंटरप्राइजेस एयरलाइन बिजनेस में उतरने के किसी भी प्रस्ताव का मूल्यांकन अभी नहीं कर रही है। अब यहाँ आप नोट कीजिए, खंडन किस बात का किया गया है? खंडन इस बात का किया गया है उन रिपोर्ट्स का कि कंपनी एयरलाइन लॉन्च करने की सोच रही है। लेकिन जून वाली जो चिट्ठी सामने आई है, मीडिया के हाथ लगी है, उसमें 10% वाले नियम में छूट भी मांगी गई थी। ये दोनों बातें टेक्निकली एक साथ सच हो सकती हैं। एक कंपनी ये कह सकती है कि हमने अभी एयरलाइन बनाने का फैसला नहीं किया है, हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमने कोई मेल अभी ड्राफ्ट नहीं किया है, और ये भी हो सकता है कि उसने वो दरवाज़ा खोलने की अर्जी लगा रखी हो जिससे होकर ही एयरलाइन तक वो पहुंच सकती है। इस मामले में जो मौजूदा मार्केट प्लेयर्स हैं वो क्या कह रहे हैं आप सुनेंगे तो आपको और समझ में आएगा क्या चल रहा है। 23 जुलाई को ही इंडिगो की जो तिमाही नतीजों की बैठक थी, जिसमें क्वार्टर का परफॉर्मेंस डिस्कस होता है, उसमें इंडिगो के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया थे। उनसे सवाल पूछा गया कि अडानी ग्रुप जो नियमों में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है उस पर वो क्या सोचते हैं। भाटिया ने पहले तो सावधानी बरती। उन्होंने कहा कि पहले ये देखना होगा कि रिपोर्ट्स एक्चुअली सही भी हैं या नहीं और सरकार सचमुच जो मौजूदा पॉलिसी है उसको बदलने की सोच रही है या नहीं। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा वो बिना किसी लाग लपेट के था। उनका कहना था कि इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है, आमतौर पर इसमें हितों का बहुत बड़ा टकराव होगा, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होगा और लंबे समय में ये कस्टमर्स के ही हितों के खिलाफ जाएगा। भाटिया ने एक बात और जोड़ी। उन्होंने कहा कि जो कंपनी एयरपोर्ट भी चलाती हो और एयरलाइन भी, उससे अनुचित बढ़त मिल जाएगी। अब इस रिस्पॉन्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला हवाई हवाई है या नहीं है। भाटिया के इस बयान की बाजार में खूब चर्चा है, लेकिन इससे भी दिलचस्प है उनकी एक और बात। भाटिया से जब पूछा गया कि अगर नियम सचमुच बदलते हैं तो क्या इंडिगो किसी एयरपोर्ट कंपनी के साथ साझेदारी करने पर विचार करेगी, क्या आप किसी एयरपोर्ट में इन्वेस्ट करेंगे? भाटिया ने कहा कि जब तक पॉलिसी बनती नहीं है या बात क्लियर नहीं होती है, ये सवाल बेमानी, इसका कोई मतलब नहीं। अब इस जवाब को आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने मना नहीं किया कि हम नहीं करेंगे, और इंडस्ट्री में यही सबसे बड़ा अंदेशा है, जिसे इकोनॉमिक टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट किया कि अगर ये दीवार एक बार गिरी है तो वो सिर्फ एक तरफ से नहीं गिरेगी। ऐसा नहीं होगा कि अडानी ही एयरलाइन बनाएगा, ये भी हो सकता है कि जो लोग एयरलाइन चला रहे हैं वो लोग एयरपोर्ट के काम में आएँ। यानी अगर एयरपोर्ट कंपनी एयरलाइन खरीद सकती है तो एयरलाइन कंपनी भी एयरपोर्ट में हिस्सेदारी खरीदने पे विचार कर लेगी, जिसके पास में पैसा है। किसके पास पैसा है आप सोचिए, इंडिगो या टाटा?
और गेम पूरी तरह बदल सकता है। इतना तो हम समझ रहे हैं कि ये मामला सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। कुछ देर पहले हमने एयरपोर्ट स्लॉट्स आपको बताए थे, मुंबई के एग्जाम्पल से आपको क्लियर किया था कि ये कितनी क्रिटिकल चीज़ है। दूसरी दिक्कत आ सकती है चार्जेस और इंसेंटिव की। एयरपोर्ट हर एयरलाइन से पैसा वसूलता है और कई बार एयरलाइंस को छूट या इंसेंटिव भी देता है। जैसे किसी नए रूट पर अगर आप उड़ान शुरू कर रहे हैं जहाँ पहले लोग नहीं जाते थे, तो कुछ महीने के लिए वो रिलैक्स कर देते हैं। और अब ये जो रिलैक्सेशन है, जो छूट है, वो किसको मिलेगी और कितनी मिलेगी, इसमें एयरपोर्ट का जो ऑपरेटर होता है उसका भी हाथ होता है, वो डिसाइड कर सकता है या डिसीजन मेकिंग में वो हिस्सा बनेगा। तीसरी और बड़ी दिक्कत होगी इन्फॉर्मेशन की। हर एयरलाइन एयरपोर्ट्स को बताती है कि उनकी कौन सी फ्लाइट कितनी भर के जा रही है, कौन से नए रूट खोलने के बारे में सोच रही है, उनका ट्रैफिक कहाँ बढ़ रहा है। ये कारोबार के लिहाज से एक बड़ी सेंसिटिव जानकारी होती है और ये जानकारी उस कंपनी के पास भी जमा होती है जो एयरपोर्ट को चलाती है। अगर उसी कंपनी की अपनी एयरलाइन होगी तो सवाल ये उठेगा कि ये जानकारी किस इस्तेमाल में लाई जाएगी, कि कितना क्राउड है, ज़्यादा डिमांड कहाँ की आ रही है, क्या आपके पास अगर एक स्पेयर एयरक्राफ्ट है तो उसकी टिकट्स अभी बेचना शुरू कर सकते हैं। बड़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ एक बात हम साफ कर देते हैं एक और बार कि ये अभी आशंकाएं हैं, है ना। एक बात चल रही है कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है किसी रिपोर्ट में, ना ही इस वीडियो में कोई इल्ज़ाम लगाया गया है। अभी कोई एयरलाइन नहीं बनी है, कोई नियम चेंज नहीं हुआ है, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। ये उस स्थिति की बात है जो बन सकती है और सरकार चाहे तो इसे रोकने के लिए सख्त शर्तें भी लगा सकती है, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में अधिकारियों ने संकेत दिया भी। लेकिन इंडस्ट्री का तर्क यह है कि सवाल ये नहीं है कि कोई जानबूझकर बेईमानी करेगा या नहीं, सवाल यह है कि बाजार को ऐसी जगह ले जाना चाहिए भी या नहीं जहां यह सवाल हर रोज पूछा जाए। सादी भाषा में हम कह दें कि वो मुसीबत मोल लेने की ज़रूरत है भी या नहीं, ये सोचना चाहिए। अडानी ग्रुप का नाम आने के चलते ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, क्योंकि अडानी ग्रुप एविएशन में सिर्फ एयरपोर्ट्स नहीं चलाता है। 2024 में ग्रुप की जो डिफेंस आर्म है उसने एयरवर्क्स नाम की एक एमआरओ फैसिलिटी को ख़रीद लिया। कंपनी है ये इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एमआरओ कंपनी है, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, यानी जो हवाई जहाज़ की मरम्मत और देखभाल का काम होता है इंडिया में। इसलिए क्योंकि जो इंडिया में एयरलाइंस हैं वो अभी भी अपने बहुत सारे प्लेन विदेश भेजती हैं ठीक करवाने के लिए, सारा काम यहाँ पे हो नहीं पाता है और इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है। नवंबर 2025 में ही अडानी समूह की एक और कंपनी ने एक पार्टनर के साथ मिलकर फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर में मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया है। ये पायलट्स को ट्रेनिंग देने वाली जो बड़ी कंपनियां हैं इंडिया में उनमें से एक है, यानी अब ग्रुप के पास एयरपोर्ट्स भी हैं, प्लेन ठीक करने के कारखाने भी हैं और पायलट्स बनाने के स्कूल भी हैं। अडानी की डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी ने ब्राज़ीलियन एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर के साथ भी एक समझौता किया है। एम्ब्रेयर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कमर्शियल जेट कंपनी है, बोइंग और एयरबस के बाद। एम्ब्रेयर मेनली बिजनेस जेट्स के लिए जानी जाती है, लेकिन ये छोटे और मीडियम साइज़ के पैसेंजर जेट्स भी अब बना रहे हैं, ये घुसना चाहते हैं उसमें। अडानी एम्ब्रेयर सौदे का मकसद था कि भारत में रीजनल एयर ट्रैवल का एक तंत्र खड़ा हो। इसमें विमानों को मैन्युफैक्चर करना, सप्लाई चेन, आफ्टर सेल सर्विस, पायलट ट्रेनिंग सब कुछ शामिल था। लेकिन इसके करीब 1 महीने बाद एम्ब्रेयर ने एक शर्त भी रखी। कंपनी ने कहा कि इंडिया में जो कमर्शियल पैसेंजर जेट्स हैं उनकी फाइनल असेंबली लाइन लगाने के लिए हमें कम से कम 200 विमानों का ऑर्डर चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स ने 25 जुलाई की अपनी रिपोर्ट में जानकारों के हवाले से लिखा है कि अडानी की एयरलाइंस में दिलचस्पी का संबंध इस प्रोजेक्ट से भी हो सकता है, क्योंकि मौजूदा डोमेस्टिक एयरलाइंस एम्ब्रेयर को इतना बड़ा ऑर्डर नहीं दे सकती। इंडिगो में कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ के कुछ एक एयरक्राफ्ट उनके पास में बोइंग के होंगे, बाकी पूरी तरह उनकी जो फ्लीट है वो एयरबस के जेट्स से बनी हुई है। एयर इंडिया के पास दोनों मैन्युफैक्चरर्स के जहाज़ है, बोइंग के भी और एयरबस के भी, और जो नया ऑर्डर एयर इंडिया से प्लेस हुआ है उसमें भी इन दोनों कंपनीज को ऑर्डर दिया गया है। तो इसी तरह आकाशा और स्पाइस में भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको बोइंग या एयरबस के ही कस्टमर्स मिलेंगे। और एयरलाइन कंपनीज अपनी फ्लीट में कॉमनैलिटी पर फोकस करती हैं, क्योंकि उनको मेंटेनेंस फिर सस्ता पड़ता है, पायलट ट्रेनिंग सस्ती पड़ती है, जो ओवरसाइट है वो आसान हो जाती है, रूल्स को फॉलो करना ईजी हो जाता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलती है। अब कोई रातों रात बिल्कुल नई कंपनी से कमर्शियल पैसेंजर जेट नहीं खरीदेगा। एम्ब्रेयर एक पुरानी कंपनी है, भरोसेमंद कंपनी है, लेकिन उनका आप कमर्शियल जेट खरीदो, ये स्थिति बनने में समय लगेगा। अगर कोई बड़ी कंपनी जिसके पास पैसा हो और साथ में पेशेंस हो, ये सोच सकते हैं पहलकदमी के बारे में, और यहाँ से एम्ब्रेयर को 200 जेट्स वाला ऑर्डर भी मिल सकता है। मतलब कारखाना तभी लगेगा जब 200 विमानों का ऑर्डर मिलेगा। ऑर्डर
एयरलाइंस देंगी, लेकिन कोई एयरलाइन ये ऑर्डर दे नहीं रही है, तो सबसे ईजी रास्ता क्या होगा? अपनी एयरलाइन बनाओ और उसी से आप ऑर्डर दिलवा दो। द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट ने अपनी रिपोर्ट में इस तर्क पर एक ज़रूरी सवाल भी उठाया है, हम वो भी आपको बताते हैं। रिपोर्ट कहती है कि ये मान लेना मुश्किल है कि कोई उद्योगपति सिर्फ जेट्स के ऑर्डर जुटाने के लिए अरबों डॉलर को इस तरह झोंकेगा। लेकिन दूसरी तरफ फाइनेंशियल वायबिलिटी का तर्क है कि जब आपके पास एयरपोर्ट है, मरम्मत का कारखाना है, एमआरओ है, पायलट स्कूल्स हैं, जेट्स बनाने के बारे में आप सोच ही रहे हैं, तो एयरलाइन उस पूरी चेन का एक आखिरी और ज़रूरी कड़ी है, उसको भी कर लीजिए। तो दोनों तरफ के तर्क बड़े मजबूत हैं, इसलिए हमें यह देखना होगा कि दुनिया में बाकी जगह क्या हुआ है। यूएस का एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बड़े मार्केट्स में से एक, सबसे पैसे वाले मार्केट्स में से एक। अमेरिका में जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं पब्लिक ओनरशिप में है, मतलब सरकारी हैं, ज़्यादातर उसमें से या तो सूबे की सरकार के पास होते हैं वो, या शहर की जो नगर पालिका होती है उनके पास वो एयरपोर्ट होता है। और वहाँ एफएफए, फेडरल एयरपोर्ट अथॉरिटी के रेवेन्यू डाइवर्जन लॉज भी लागू होते हैं, यानी एयरपोर्ट से जो कमाई होती है उसे एयरपोर्ट से बाहर किसी और धंधे में नहीं लगाया जा सकता। ये यूएस का कानून है, इसलिए सरकार एयरपोर्ट की कमाई से एयरलाइन नहीं खड़ी कर सकती है। यूरोपियन यूनियन में तकनीकी रूप से इसकी इजाज़त है। टेक्निकली ये हो सकता है कि एक कंपनी एयरपोर्ट भी ऑपरेट करे और पैसेंजर जेट्स लेकर के एक एयरलाइन भी चलाए, लेकिन वहाँ एंटी ट्रस्ट लॉज बहुत मजबूत हैं, उनकी वजह से प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। एंटी ट्रस्ट लॉज जो होते हैं मार्केट में फेयर गेम इंश्योर करने के लिए होते हैं। मिडल ईस्ट में ज़रूर आपको उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ एयरपोर्ट और एयरलाइन दोनों के ही मालिक एक हैं, लेकिन वो मालिक फिर सरकार है ना, कोई प्राइवेट पार्टी नहीं है। यूएई के पास इतिहाद और एमिरेट्स है, कतर के पास कतर एयरवेज है, इनके जो एयरपोर्ट्स हैं वो सरकार के पास हैं। यही मॉडल कुछ कुछ हिंदुस्तान में भी था, जब एयर इंडिया भी सरकार की थी और एयरपोर्ट भी सरकार के थे। प्राइवेट पार्टी के पास ये दोनों चीज़ें हों, ऐसी मिसालें नहीं मिलती। द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट ने अपनी रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से लिखा है कि ऐसा सिर्फ दो हाल में होता है, या तो जब किसी एयरपोर्ट पर या कोई एयरलाइन आती ही ना हो। जो दुनिया में कुछ एक एक्सेप्शंस इस नॉर्म के मिलते हैं, उनके बारे में भी मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट ने अपने रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से लिखा है। वो कहते हैं कि दो हाल में ऐसा होता है, या तो जब किसी एयरपोर्ट पर कोई एयरलाइन आती ही ना हो और मजबूरन एयरपोर्ट को खुद उड़ान शुरू करनी पड़े उस रूट पर, या जब कोई एयरलाइन ऐसी जगह खुद एयरपोर्ट बना ले जहां पहले से कोई एयरपोर्ट नहीं था। यानी ये दुनिया उन जगहों पर है जहां बाजार बहुत छोटा है, माइक्रो। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा बाजार है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा, और एक इमर्जिंग मार्केट है। हमारी जैसे जैसे आय बढ़ती जा रही है मिडिल क्लास की, वो फ्लाई करना चाह रहे हैं क्योंकि ट्रेन तेज़ आपकी हो नहीं रही हैं। रॉयटर्स से बात करते हुए कतर एयरवेज के फॉर्मर इंडिया हेड राजन मेहरा का इस मामले में कहना है कि अडानी के इस कदम में भारत के एविएशन लैंडस्केप को नए सिरे से गढ़ने की क्षमता है, लेकिन साथ में भारत को मजबूत रेगुलेटरी सेफगार्ड्स पर भी ध्यान देना होगा ताकि सारे एयरलाइंस के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। इस मामले में हम फिर से बता दें, सब कुछ थ्योरी है, अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि नियम बदल जाता है, कैबिनेट मंजूरी आती है, तो अडानी ग्रुप के पास दो रास्ते होंगे। पहला, वो एक बिल्कुल नई एयरलाइन खड़ी करें, और दूसरा, किसी मौजूदा एयरलाइन में पैसा लगाकर उसमें हिस्सेदारी ये ले लें या टेक ओवर ही कर लें। रॉयटर्स ने अपने सूत्रों के हवाले से 23 जुलाई को साफ लिखा कि मौजूदा एयरलाइंस में हिस्सेदारी खरीदना भी उन ऑप्शंस में है जिन पर विचार चल रहा है। अब यहाँ एक बात समझ में आती है कि नई एयरलाइन शुरू करना आज के हालात में ईजी नहीं है, क्योंकि आपके पास में अगर पैसा है, लाइसेंस है, पायलट है, तब भी एक चीज़ की तो किल्लत है जो पैसे से आप नहीं एड्रेस कर सकते, जेट्स, पैसेंजर जेट्स की कमी चल रही पूरी दुनिया में। एयरबस और बोइंग जो दोनों बड़ी कंपनीज हैं, दोनों डिलीवरी शेड्यूल में सालों पीछे चल रहे हैं। कोविड के दौर में जो सप्लाई चेन इश्यूज आए थे, और फिर अब तो जंग हो गई यूक्रेन में और उसके बाद में ईरान में, तो पूरी तरह से वो प्री कोविड एरा में नहीं जा पाए हैं, और बोइंग अपने पचड़ों में उलझी भी हुई है। यानी अगर आप आज एक नई एयरलाइन का ऐलान करते भी हैं तो प्लेन्स आपको एक क्यू में लगकर ही मिलेंगे, और वो कतार बहुत लंबी है। इसलिए इंडस्ट्री में लोगों को लगता है कि किसी मौजूदा एयरलाइन में पैसा लगाना ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका होगा, क्योंकि उसके पास पहले से प्लेन्स हैं, रूट्स हैं, स्लॉट्स हैं और लाइसेंस हैं। आगे होगा क्या, ये अभी बताना मुश्किल है। एक तरफ ये कहा जा सकता है कि भारत को सचमुच एक तीसरी बड़ी एयरलाइन चाहिए, डुओपोली ब्रेक होनी चाहिए। सरकार की योजना भी है कि 2047 तक एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुना करके 350 पहुँचाया जाए। अनुमान बताते हैं कि 2044 तक 42.5 करोड़ एडिशनल लोग आज के अलावा एयर ट्रैवल करने लगेंगे। नए एयरलाइंस की ज़रूरत तो है, लेकिन सवाल ये भी है
कि समस्या का जो इलाज हम करना चाहते हैं वो बीमारी से बड़ा तो नहीं हो जाएगा। इस नोट पर हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इसके लिए कमल ने ये आलेख तैयार किया था और अयान ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।